Hello everyone, you all are welcome in class 11th Arun Sir's chemistry classes. I welcome you all once again in my channel. Now, in the previous video, I have explained you what is dipole moment, that is the product of charge on any one atom and the distance between them, their product is known as dipole moment. Now in today's video, I am going to explain you the applications of dipole moment and the new topic, and that is resonance, that will be explained in this video. So let us start our video. तो आज का पहला मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन है डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या रिवर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का, तो हम डाइपोल मोमेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि वो ज़ीरो होगा कि ज़ीरो से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला है फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी दो एटम वाले मॉलिक्यूल, चाहे डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो या चाहे डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमेशा वो लीनियर होगा, क्योंकि दो एटम है, दो एटम के ऑर्बिटल्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही डेवलप होगी। इसीलिए तो यानी कि अगर वो नॉन पोलर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है या पोलर है, वो स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होगा। जैसे कि HCl, HF, ये तो डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो वाले हो गए, और म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो वाले जैसे कि H2, Cl2, Br2, ये इनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, तो ये भी लीनियर और वो भी लीनियर। इनका म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इनका म्यू इक्वल टू ज़ीरो। नाउ फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, एक से दो से ज़्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल, इफ डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो, नेट डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। दो लॉ हैं उसके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल का ज़ीरो है, देन द मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिक इन शेप। सिमेट्रिक इन शेप मतलब जैसे शुरुआत में VSEPR में बताया था उस तरीके से। और अगर म्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन मॉलिक्यूल हैज अनसिमेट्रिक शेप, जैसा VSEPR से डिस्कस हमने किया था, वही बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड हो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एंड C डबल बॉन्ड हो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दो इक्वल डाइपोल मोमेंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 180 डिग्री एंगल, तो म्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो शेप होगी उसकी लीनियर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, B और F के तीन बॉन्ड है, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर प्रैक्टिस देखेंगे तो इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है, और वो और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, नेट सम आ जाएगा ज़ीरो। इसीलिए BF3 का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है ट्रायंगुलर प्लेनर। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वाटर, HO और H, ये एक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, वो इस डायरेक्शन में, दूसरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और यह 1.83, इसीलिए शेप उसकी कैसी है, बेंट। अमोनिया का एग्जांपल ले लें हम लोग, NH, NH और NH। N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों का सम इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और वो है 1.49 डिवाई। देयरफॉर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल पे आप अप्लाई करोगे, अगर सारे डाइपोल मोमेंट्स का नेट सम अगर ज़ीरो आएगा तो कोई भी डिफाइंड शेप होगी, सिस्टमेटिक शेप होगी, और अगर उनका सम ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो वो अनसिमेट्रिक शेप होगी, या जो एक्सपेक्टेड है उससे डिफरेंट होगी।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं. क्या है देखिए आप, मॉलिक्यूल विच हैव नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा. एंड द मॉलिक्यूल्स विच हैव डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज non-polar molecules. I am talking about polar molecule and non-polar molecule. I am not talking about polar bond and non-polar bond. Bond is individual identity of the force of attraction between two atoms and molecule is the net result of that. तो इसके बेस पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के टर्म्स में हम सारे मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, मॉलिक्यूल्स लाइक H2, O2, N2, Cl2, Br2, ऑल दीज हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स क्योंकि लाइक एटम्स के बीच में बना हुआ है एंड दे हैव 0 डाइपोल मोमेंट. तो ये परमानेंटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विथ नॉन पोलर बॉन्ड्स. सिंपल. Then second class of molecules like carbon dioxide, boron trifluoride, boron beryllium difluoride, methane, carbon tetrachloride, like these molecules. These molecules have polar bond. C और O के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, B और F के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, BE और F के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, C और H के बीच का बॉन्ड पोलर होगा. लेकिन इन सबका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0. तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे नॉन पोलर, यानी कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव पोलर बॉन्ड बट 0 डाइपोल मोमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट नेट डाइपोल मोमेंट. एंड थर्ड पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर etc. These have polar bonds and their net dipole moment is greater than 0. So these are polar molecules. Finally, इनमें बॉन्ड भी पोलर और मॉलिक्यूल भी पोलर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो ये तो हो गया पहली एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट की, टू क्लासिफाई द मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एज पोलर एंड नॉन पोलर. सेकेंड पॉइंट इज इन डिटर्मिनेशन और in calculation of percentage ionic character in a molecule. कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयनिक नेचर है, वो इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100. एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं. इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड observed value is 1.03 dBi, whereas theoretical value जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी is 6.12 dBi. तो ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी इक्वल टू 1.03 अपॉन 6.12 इंटू 100, यानी कि हो गया 16.83. तो HCl में आयनिक कैरेक्टर है 16.83% और बाकी का बचा हुआ वो होगा कोवेलेंट कैरेक्टर. समझिए बात की नहीं? इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं बाय परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ओवर. नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये यहाँ पे भी बहुत काम आता है. इसके अलावा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है. रेजोनेंस, इसको पहले हिंदी में समझ लीजिए कि जब किसी मॉलिक्यूल का कोई एक स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर खासतौर पे, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करता है तो उस मॉलिक्यूल को अलग अलग स्ट्रक्चर से हमें डिपिक्ट करना पड़ता है और हर स्ट्रक्चर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेगा. लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर
उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा। देन दिस प्रॉपर्टी और दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, अब प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं बेटा। व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय more than one Lewis dot structure or Lewis formula, and none of which is able to describe the molecule accurately, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी प्रूव न करे, then actual structure of molecule is resonance hybrid, यानी कि वो जो अलग अलग फॉर्मूले थे उन सबका मिक्सअप जो होगा वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है कि नहीं? Resonance hybrid of various different formulae which are individually called as canonical structures, canonical formula या resonating structures। resonating structures कई सारे हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी, और उन सबका मिलाकर के एक जनरल स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। लेकिन फिर भी बताऊंगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो करता है, प्रूफ करता है, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों को हम लोग जो है डबल एडेड एरो से शो करते हैं, मतलब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लगा करके इससे बनता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके अंदर ये जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जो जिनकी पोजीशन वेरिएबल है, उसको एक सर्किल में हम शो कर सकते हैं, डॉटेड सर्किल, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं O3 का, O डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। भाई अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनेगा ये। एटम्स की पोजीशन सेम, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड तो परमानेंट है ही हमेशा, तो एक डार्क लाइन बनाएंगे, और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ऐसे यहाँ पर दो बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड तो परमानेंटली है, दूसरा डॉटेड लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर O पर नेगेटिव है, यहाँ पर इसमें नेगेटिव है, तो दोनों पर हमने डेल्टा नेगेटिव शो कर दिया, क्योंकि परमानेंट नेगेटिव नहीं, जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको डेल्टा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तीसरा एक और एग्जांपल ले लिया मैंने कार्बोनेट आयन का, CO3 2 नेगेटिव। कार्बन है, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ में, सिंगल बॉन्ड एक के साथ, सिंगल बॉन्ड एक के साथ। ठीक है कि नहीं? 2, 4 और 6 और एक बॉन्ड बनाया। ठीक है कि नहीं? 2, 4 और 6 एक बॉन्ड बनाया। ठीक है कि नहीं? और 2 बॉन्ड ये और ये इलेक्ट्रॉन्स और 2 नेगेटिव। डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल। अब ये वेरी भी तो कर सकते हैं, अब ये डबल बॉन्ड कभी इधर आ जाए जैसे ये, और ये डबल बॉन्ड कभी इधर आ जाए तो ये रहा। तो 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं कार्बोनेट आयन के अंदर इस तरीके से। लेकिन ड्रॉ बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। कार्बोनेट को ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ में हर बार 2 नेगेटिव लिखना है। ये तीनों इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सो ऑन। तो इनके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने में। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। ठीक है, आपने रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर में देखा होगा, एटम की पोजीशन वही रहती है, एटम्स की पोजीशन वही रहती है, बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड्स की पोजीशन बदलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी एक जगह डबल बॉन्ड है तो दूसरी जगह वहीं पर सिंगल बॉन्ड आ सकता है। तो यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी सारे बॉन्ड्स की जो होगी वो एवरेज हो जाएगी। डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, लेकिन जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो बॉन्ड लेंथ जो होगी इन दोनों की एवरेज होगी या इंटरमीडिएट होगी। ये ध्यान रखना। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, बॉन्ड लेंथ्स इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर इंटरमीडिएट ऑफ बॉन्ड लेंथ्स इन वेरियस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फॉर्म्स। तो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उन सब का एवरेज होगा या इंटरमीडिएट होगा बॉन्ड लेंथ। सेकेंड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल अदर स्ट्रक्चर्स। जो हाइब्रिड होगा दैट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तभी हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। दैट इज द पॉइंट। एक पॉइंट है कि द पोजीशन ऑफ द एटम्स रिमेन सेम, ओनली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरिएबल। There is a point of definition called as resonance energy. Important definition. The difference of energy between the resonance hybrid and the most stable resonating structure. That difference of energies of both of them is called as resonance energy. यानी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर दो बनते हैं, किसी के तीन किसी के चार, तो उन सब में से जो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा एक वो स्ट्रक्चर की एनर्जी, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा सबसे कम होगी क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लर्न करने के लिए कि लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू का, या जितने ज़्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी का, या रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है कि नहीं। अब एक अलग से फॉर्मूला है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बता देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड है दो एटम के बीच में, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कॉमन टर्म्स में, जनरल टर्म में। तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स in all resonating forms divided by total number of resonating structures। ठीक है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच में सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट विल गिव अस बॉन्ड ऑर्डर। ये होल नंबर में भी आ सकता है और ये कभी फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें।